बच्चों लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने गॉस थ्योरम के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आज एक दो न्यूमेरिकल और कर रहे हैं अपन, और फिर उसके बाद अपन गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस पे आ जाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले जो है एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस 2q क्लियर are placed at points, दो पॉइंट, एक तो A पॉइंट है जिसकी साइज है जिसके कोऑर्डिनेट है A0, और दूसरा पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट है 4A0। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू a sphere of radius 3a, center with origin। क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ये देखो, ये कोऑर्डिनेट बना दिया मैंने, ये x कोऑर्डिनेट है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। क्लियर? दो चार्ज है भाई, एक प्लस क्यू चार्ज किस पॉइंट पे पड़ा है जिसके कोऑर्डिनेट a 0 है। 0 आते ही समझ लो ये y कोऑर्डिनेट 0 है भाई, यानी x एक्सिस पे कोई पॉइंट है, यहाँ ओरिजिन से a डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है a 0, और यहाँ पे एक चार्ज पड़ा हुआ है प्लस क्यू। दूसरा चार्ज इस सेंटर से कितना दूर पड़ा है? 4a डिस्टेंस पे, सेंटर से 4a डिस्टेंस पे दूसरा चार्ज पड़ा हुआ है। ये लो, इस पॉइंट B पे ये 4a डिस्टेंस पे एक चार्ज पड़ा हुआ दूसरा -2q। अब आपको फ्लक्स निकालना है एक स्फीयर से जिसका स्फीयर की रेडियस है 3a, तो ये सेंटर है ओरिजिन और रेडियस 3 है, तो a यहाँ पे है, यहाँ 2a होगा, यहाँ 3a होगा। तो 3a रेडियस वाला स्फीयर जो है, मैं ऐसे अगर मैं बनाता हूँ एक स्फीयर, ये 3a रेडियस वाला स्फीयर, इससे कितना फ्लक्स पास होगा वो निकालना। तो ये तो यार बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ना, आपको ये स्फीयर से फ्लक्स निकालना 3a रेडियस का, तो ये -2q चार्ज जिसकी डिस्टेंस 4a है, ये तो 3a से बाहर हो गया ना, तो ये तो चार्ज बाहर है, तो बाहर वाले चार्ज की वजह से कोई फ्लक्स होता है क्या? नहीं होता है फ्लक्स। तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स खाली किसकी वजह से होगा? इसकी वजह से ही होगा। तो और पड़ा ये कहीं पे भी हो, इसका डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड नहीं करता। ये लो, ये भी मेरे को अभी एक पॉइंट याद आया, मैंने जो आपको गॉस थ्योरम के पॉइंट्स लिखाए थे ना, कि ये भी कहीं अटैच करना भाई, कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप, साइज ऑफ गॉसियन सरफेस एंड एक चीज और अटैच कर देना, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। चार्ज को, इसको क्यू चार्ज को यहाँ कहीं पे भी रख दो, अंदर पड़ा होना चाहिए बस। तो अंदर पड़ा है तो फिर फ्लक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर वाले की वजह से तो फ्लक्स होता ही नहीं है, अंदर वाले की वजह से होता है। तो कितना फ्लक्स होगा? तो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, और सिग्मा क्यू चार्ज कितना है भाई? क्यू चार्ज अंदर है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। वो ये भी लाइन लिख लेना भाई, कि जो फ्लक्स है वो एक तो शेप पे डिपेंड नहीं करता है, साइज पे डिपेंड नहीं करता है, और चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं करता है, कहाँ पड़ा है चार्ज। तो ये फ्लक्स आ गया। एक नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डायग्राम तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, बाकी एग्जाम में डायरेक्ट आंसर देखेगा। अगर आपको कहते थे 5a रेडियस के स्फीयर से बताओ 5a, तो 5a तो भाई 4a के बाद आता है, यहाँ आता, तो इतना बड़ा स्फीयर बनाता मैं, तब फिर ये दोनों चार्ज उस स्फीयर के अंदर आ जाते हैं, और तब टोटल चार्ज काम आता। तो टोटल चार्ज कितना होता? q और -2q ऐड होकर के कितना रह जाता? -q/ε0 रह जाता। क्लियर? ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों, मुझे क्यूब वाले भी क्वेश्चन कराने हैं पर वो अभी नहीं हो पाएंगे, ऐसे समझ में भी नहीं आएगा आपको। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 स्फीयर्स, 2 concentric spheres, S1 and S2 enclose charges 2q and 4q respectively as shown in figure. ठीक है। फाइंड फ्लक्स। अब 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे।
सबसे पहले पूछा जा रहा फाइंड फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। S1 और S2 दोनों से अलग अलग फ्लक्स निकालना है। दूसरा पूछा जा रहा है फ्लक्स थ्रू S1 व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया आपको 6 इज इंसर्टेड। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, मैं समझा देता हूँ आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन ही है। 2 स्पेयर है, ये स्पेयर है, कंसेंट्रिक स्पेयर है, इनके सेंटर एक ही जगह है, 2 स्पेयर है। एक स्पेयर S1 है और दूसरा स्पेयर का नाम क्या है भाई S2। तो जो पहले वाला स्पेयर है इसके ऊपर, इसके अंदर पड़ा है चार्ज, मैं यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ, पहले वाले के ऊपर पड़ा है, पहले वाले के अंदर पड़ा है 2Q चार्ज और दूसरे वाले के अंदर कितना पड़ा है 4Q। ये मैंने ऊपर लिखा है, एक्चुअली एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही दिया हुआ था, इसी हिसाब से मैं ऐसा लिख रहा हूँ, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, पर ये एक्चुअली इसके अंदर है और ये इसके अंदर है। अब आपको S1 से फ्लक्स निकालना है, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं फॉर S1 से फ्लक्स निकालना है तो फॉर्मूला होगा सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो S1 के अंदर कितना चार्ज है, S1 के अंदर भाई देखना है, ये S1 के अंदर ही है, यू लिखा है पास में, तो S1 के अंदर कितना चार्ज है 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हो गया कंप्लीट। S2 के अंदर कितना चार्ज है, तो देखो ये बच्चे गलती करते हैं और ये गलती आप भी करोगे मुझे पता है। S2 के अंदर 4Q है, लेकिन वो 2Q भी तो S2 के तो अंदर ही आ रहा है ना। और भाई S2 के अंदर कई स्टूडेंट खाली 4Q लिख लेंगे, 4Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हो गया काम खत्म, इसलिए थोड़ी क्वेश्चन कराया है। फिर ये 4Q अंदर आ रहा है और 2Q तो ऑलरेडी अंदर ही है इसके अंदर, क्योंकि S1 को खुद सराउंड कर रहा है S2, तो टोटल चार्ज इसका हो जाएगा 2Q प्लस 4Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कितना हो गया 6Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस ये आंसर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि जो S1 है ना, S1 इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 6। तो S1 का फ्लक्स कौन सा, ये रहा, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड। बच्चों जब डाइलेक्ट्रिक डाल दोगे तो S1 का फ्लक्स कितना होगा, 5 डैश लिख रहा हूँ मैं, S1 का ऑलरेडी फ्लक्स था 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और मैंने आपको बताया जब मीडियम डालते हो तो मल्टीप्लाई कर दो एप्सिलॉन R से, कि समझा है, सारी चीज़ें समझी हुई आपको, एप्सिलॉन R से मल्टीप्लाई कर दो, 2Q अपॉन एप्सिलॉन R की वैल्यू कितनी है 6 और एप्सिलॉन नॉट है ये इसे चाहो डिवाइड कर दो तो आपके आ गया Q/3 एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर आ गया। बस एग्जामिनर खाली आंसर देखेगा और कहीं नंबर कटने ही नहीं चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। तो कंप्लीट हो गया ये। अब अपन गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस करेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट पे आएंगे। अब बच्चों अपन गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस कर रहे हैं, ठीक है, पर एप्लीकेशन करने से पहले मैं आपको एक टॉपिक बता देता हूँ। वो टॉपिक एक्चुअली मेरे को पहले करवा देना चाहिए था पर मैंने नहीं करवाया, भूल गया अपन उसको, है ना। तो देखो एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हालांकि एग्जाम में ये कभी नहीं आएगा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से रिलेटेड था, पर एक्चुअली मैं इसका PDF फाइल अटैच कर दूंगा, आप नोट कर लेना, कॉपी कर लेना। ये चीज़ आप कॉपी में लिखो, अभी लिखो मेरे साथ साथ, है ना। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देखो जब क्या होता है आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हो, वैसे तो चार्ज क्वांटाइज्ड है, सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन की टर्म में होता है, पर जब आप किसी पेपर पेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो चार्ज इतना नज़दीक हो जाता है, इतना नज़दीक कि आपको पता ही नहीं चलता कि चार्ज अलग अलग है, मतलब पूरा एक साथ कंटिन्यूस दिखता है। जैसे आप मान लो कि सीधा सा फॉर एग्जांपल है कि जैसे आप कोई जैसे नमक है, फॉर एग्जांपल नमक है, किसी सी के किनारे पे नमक पड़ा हुआ है, सॉल्ट पड़ा हुआ है, तो आपको ऐसा लगता है दूर से देखोगे तो सॉल्ट क्या दिखेगा आपको, पूरा एक कंटिन्यूस लेयर दिखेगी, पर पास जाकर देखोगे तो अलग अलग टुकड़े दिखेंगे उसके सब। तो कोई भी चीज़ चार्ज है तो क्वांटाइज्ड है, अलग अलग है टुकड़ों में, पर चार्ज का जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है और चार्ज बहुत नज़दीक होता है तो उस केस में हमें चार्ज लगता है पूरा कंटिन्यूस फैला हुआ है, इसको कहते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज in which there is very small separation, बहुत small separation between the charges, is called
कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। जैसे आप बड़े लेवल पे देखते हो, अगर छोटे लेवल पे देखते हो ना, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हो, छोटे लेवल पे जाकर के देखते हो आप, बहुत छोटे लेवल पे जाके, तब तो चार्ज क्वांटाइज्ड दिखता है आपको, चार्ज टुकड़ों में दिखता है, क्वांटाइज्ड। छोटे लेवल पे जाके देखूंगा तो मुझे पता चलेगा चार्ज का सबसे छोटा पार्ट जो इलेक्ट्रॉन है, तो अब मुझे क्वांटाइज्ड दिखता है चार्ज। लेकिन अगर मैं बड़े लेवल पे देखूं, दूर से देखूं और बड़े लेवल पे देखूं मैं, अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखूं मैं, तो मुझे चार्ज जो है वो कैसा दिखता है, कंटिन्यूस दिखता है। कैसा दिखता है, कंटिन्यूस दिखता है, यही चीज़ है। तो अब अपन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरीके का होता है। भाई ये गॉस थ्योरम से अलग टॉपिक है, मुझे पहले करा देना था पर मैंने नहीं करवाया, तो अब करवा रहा हूँ। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस इसके बाद स्टार्ट होंगे। सबसे पहला होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको रफ कर दूं मैं एक बार, पहले पूरे को रफ कर देता हूँ ना। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड along a line, along a line। जब चार्ज लाइन के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसको कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ये देखो, ये चार्ज है ना, ये एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है, तो इसको कहेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब बच्चों, अगर आपको ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ये लेंथ अब यहाँ पे चलो खत्म हो रही है, लेकिन ये लेंथ क्या पता कितनी, बहुत आगे तक हो सकती है। तो जब हमें है ना टोटल लेंथ नहीं पता, मैं तो कहूँ ये इन्फाइनाइट तक है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम डेंसिटी निकालते हैं। और जब चार्ज लाइन के ऊपर पड़ा हो तो अपन लीनियर डेंसिटी निकालते हैं। कौन सी डेंसिटी निकालते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अभी डायग्राम मत बनाना अभी, वैसे इसके ऊपर भी कुछ बनेगा, तो मैं बात कर रहा हूँ लीनियर चार्ज डेंसिटी की। देखो मैं ये बता देता हूँ, अभी जो हमें ना 3 तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, 3 तरह की डेंसिटी पढ़ेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी, फिर एक होगी एरिया चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एक होगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी जब वर्ड आता है तो कुछ नहीं है, सिंपल जैसे मास की होती है डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, वैसे वैसे चार्ज की डेंसिटी होती है। तो इस लीनियर चार्ज 3 तरह की डेंसिटी होगी तो 3 फॉर्मूले होंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होगा चार्ज अपॉन लेंथ, ये अभी हम फॉर्मूला लिखेंगे। दूसरी एक होगी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसका फॉर्मूला होगा चार्ज अपॉन एरिया। और तीसरी होगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसका फॉर्मूला होगा चार्ज अपॉन वॉल्यूम। बस 3 फॉर्मूलों पे कंसंट्रेट करना है बस। क्लियर। तो इसलिए बस ये फॉर्मूले मुझे लिखाने के लिए चीज़ पढ़ानी पड़ रही है आपको। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, बाकी एग्जाम में कभी टॉपिक नहीं आया है, खाली हमारा फॉर्मूला काम का, न्यूमेरिकल्स में यूज आएगा और आगे डेरिवेशंस जो गॉस थ्योरम के चलेंगे वहाँ काम। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होती है, इसी के अंदर चल रहा है भाई, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको लैम्बडा से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन लेंथ। क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ। तो चार्ज, अब मान लो ये तो बहुत बड़ी लेंथ है, खत्म ही नहीं हो रही, तो फिर मैं पूरी लेंथ तो निकाल नहीं सकता, तो मैं क्या करता हूँ, एक छोटी सी लेंथ लेता हूँ। ये देखो, एक छोटी सी लेंथ ली, छोटी सी लेंथ ली है, इस छोटी सी लेंथ की वैल्यू है DL। कितनी लेंथ है, DL। और इस छोटी सी लेंथ का जो चार्ज है, इसको मैं कह देता हूँ DQ छोटा सा चार्ज है। तो जितना चार्ज लिया मैंने, चार्ज लिया DQ, तो इसकी लेंथ कितनी, कोरिस्पॉन्डिंग DL। बस ये लीनियर चार्ज डेंसिटी आ गई। यूनिट क्या होगा भाई, यूनिट चार्ज का होता है कुलाम और लेंथ का यूनिट होता है मीटर, कुलाम पर मीटर। क्लियर। अब बच्चों ये चलो कंप्लीट हो गई लीनियर चार्ज डेंसिटी, बस खत्म। इसके बाद आप चाहो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी स्टार्ट कर सकते हो। फिर भी एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने पढ़ा था, उसके रिगार्ड में कुछ बता रहा हूँ आपको कि अगर आपको यहाँ पे कोई चार्ज पड़ा हो, इसकी यहाँ से जो डिस्टेंस है वो R0 वेक्टर कह दो, पोजीशन वेक्टर, और यहाँ पे एक चार्ज रख दिया आपने Q0, तो ये DQ क्या करेगा, इस Q0 में फोर्स लगाएगा। उस छोटे से फोर्स को मैं नाम देता हूँ DF। क्या नाम देते हैं, DF। तो ये इस पे फोर्स कितना लगाएगा भाई, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू DQ। कितना फोर्स लगेगा, तो कूलम्ब का फॉर्मूला लगाओ ना, K Q1 Q2 अपॉन R², याद है ना फॉर्मूला। तो Q1 पहला वाला चार्ज है DQ और दूसरा वाला Q0, तो Q0 DQ और बीच की डिस्टेंस कितनी है, R0 ही तो है, तो R0 का स्क्वायर। और
यहाँ वेक्टर लगाओगे तो यहाँ एक आर कैप आ जाएगा, आर नॉट कैप लिख लो या खाली आर कैप लिख लो, बोले ये आर ही लिख लो ना, आप आर नॉट हटा ही दो ना यार, आर लिख लो आप। क्लियर, बस ये आ गया। और मुझे यूँ बताओ आप कि डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, डी क्यू की वैल्यू, तो डी क्यू निकालना है तो इसको उधर भेज दो, डी एल को उधर लैम्बडा के पास भेज दो, तो के क्यू नॉट और डी क्यू की वैल्यू क्या आएगी, इसको उधर भेजो ना, लैम्बडा डी एल और अपॉन में क्या पड़ा है आर स्क्वायर और आर कैप, ये इक्वेशन नंबर 2। और टोटल फोर्स चाहिए तो सिग्मा का साइन लगा दो आप, सिग्मा का साइन जगह कम है भाई, टोटल फोर्स चाहिए अगर आपको तो इसके आगे सिग्मा लगा दो, इसके आगे के क्यू नॉट लैम्बडा डी एल आर स्क्वायर और आर कैप। और सिग्मा के अगर यूनिफॉर्म है सरफेस तो सिग्मा की जगह क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। बस ये इंटीग्रेशन, और ये किसका इंटीग्रेशन है, लेंथ का है। अब ये लेंथ मुझे नहीं पता कितनी बड़ी है इसलिए लिमिट नहीं लगा सकते हम। ये हो गया कंप्लीट, ये नोट डाउन करो, ठीक है। अब मैं दूसरी चीज बता देता हूँ आपको, नोट डाउन कर लो इसको, इसको याद नहीं करना। अब बच्चों है ना, आप देखो थोड़ा वीडियो को पीछे बैक ले लेकर के देखना, मैं टाइम खराब नहीं करना चाहता। इसके बाद दूसरा आप हेडिंग डालना, दूसरे हेडिंग में क्या होगा कि यहाँ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, सरफेस, ठीक है। मैं तो रफ करके छोड़ रहा हूँ, आप है ना खुद नोट करना ये 2 मिनट बैठ करके। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी क्या डेफिनेशन होगी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस, क्या आ जाएगा इधर, ओवर द सरफेस, सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। और उसमें केस में ये डायग्राम थोड़ा चेंज हो जाएगा। कैसा डायग्राम हो जाएगा, ये कोई शीट है, सरफेस और सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज। अब ये सरफेस बहुत बड़ा हो सकता है, मुझे नहीं पता कितना बड़ा है, बहुत बड़ा हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, सरफेस पे छोटा सा एरिया लेंगे, छोटा सा एरिया, छोटे से एरिया को क्या नाम दे देंगे भाई, डी एस। और इस छोटे से एरिया का चार्ज कितना होगा, डी क्यू। और यहाँ पे एक चार्ज पड़ा होगा क्यू नॉट, और इसकी पोजीशन है आर वेक्टर, और ये इस पे फोर्स लगाएगा कितना, डी एफ। सेम वही डायग्राम है ना, बस चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, सरफेस पे। तो चार्ज जब सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आप सरफेस चार्ज डेंसिटी काम में लोगे। कौन सी डेंसिटी काम में लोगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और क्या डेफिनेशन होगी, चार्ज, चार्ज है ये चेंज नहीं है, ध्यान रखना। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, एरिया आ जाएगा। सरफेस के लिए आता है एरिया। फिर या उसको डिनोट लैम्बडा से नहीं करते सरफेस चार्ज डेंसिटी को, उसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। और ये फॉर्मूला काम आएगा उसका, चार्ज लेंथ की जगह क्या ले रहे हैं हम, एरिया ले रहे हैं, तो लेंथ की जगह आ जाएगा एरिया, सरफेस एरिया। और ये फॉर्मूला काम आएगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, इवन फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, आगे कई चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स आएंगे, इसलिए ये चीज़ बतानी जरूरी थी आपको। सिलेबस भले ही कम हो गया पर सिलेबस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट कम नहीं हुए हैं। और दूसरी ये बात है कि जितना सिलेबस कम होता है हमारे लिए रिस्क ही होता है, फिर एग्जामिनर के पास लिमिटेड चीज़ में से बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने के चांस बनते हैं। तो अलग अलग डिफरेंट जैसे एक ही टॉपिक दे दे मेरे को इसी में से पेपर बनाना है, तो मैं फिर एक टॉपिक में से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे दूंगा, फिर क्या करूँगा, फिर मैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही निकाल के दूंगा आपको। लेकिन अगर मुझे कहते हैं भाई 10 टॉपिक से इनमें से 10 क्वेश्चन बनाने हैं, तो हर टॉपिक में से एक क्वेश्चन कवर करूँगा, तो पहली प्रायोरिटी ये रहेगी कि ईजी क्वेश्चन आएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जब एक ही टॉपिक में से मुझे क्वेश्चन बनाने हो बहुत सारे, तो फिर है ना एग्जामिनर क्या करता है, कॉन्सेप्चुअल नए फिर दूसरे क्वेश्चंस निकलते हैं और वो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। क्या फॉर्मूला होगा, चार्ज तो है डी क्यू और एरिया, भाई छोटे से एरिया डी क्यू चार्ज के कॉरस्पॉन्डिंग एरिया है डी एस। यूनिट क्या होगा, चार्ज का होता है कुलाम और डी एस का एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। फिर सेम ऐसे फोर्स निकालना क्यू नॉट पे ड्यू टू डी क्यू, सेम ऐसे कैसे लिखोगे, ये सेम ऐसे कैसे लिखोगे, डी क्यू की क्या वैल्यू आएगी, इसको डी एस को उधर भेज दो, डी एस को, तो वहाँ जो लैम्बडा डी एल आ रहा था इसकी जगह आ जाएगा सिग्मा डी एस। क्या आ जाएगा, सिग्मा डी एस। फिर क्या करना है, फिर आपको इंटीग्रेशन करना है, टोटल फोर्स निकालना, तो और बस लैम्बडा की जगह सिग्मा और डी एल की जगह डी एस, सिग्मा और डी एस, बस ये नोट कर दो आप। ये एक सेम ऐसी सिचुएशन है, तो ये दूसरा नंबर सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब आप वीडियो पीछे लेके करते रहना, बैठ के यही काम करना है। तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम, उसमें क्या होता है, चार्ज वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे ये कोई एक वॉल्यूम, कोई बंद कमरा है, वॉल्यूम का मतलब पूरा क्लोज सरफेस होता है। अब इसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो मुझे तो फिर पूरा तो मैं ले नहीं सकता चार्ज, क्योंकि कोई बहुत बड़ा होगा, तो मैं इसमें छोटा सा वॉल्यूम ले लेता हूँ dv, और इसका छोटा सा चार्ज है dq। और इसकी वजह से मुझे ये फोर्स निकालना है इसके ऊपर, q नॉट पे पोजीशन वेक्टर है r वेक्टर और ये df, ठीक है। तो अब क्या करोगे बच्चों, तो
क्या वो डेफिनेशन हो जाएगी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम, थ्रू आउट द वॉल्यूम। फिर सरफेस की जगह क्या आ जाएगा वर्ड, वॉल्यूम। चार्ज डेंसिटी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया की जगह क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। इसको किससे डिनोट करेंगे, इसको रो से डिनोट करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज अपॉन एरिया की जगह क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। बस एक बार लेंथ आई, एक बार एरिया आया और एक बार वॉल्यूम आ रहा है, इतना तो ईजी है यार। यहाँ डी एस की जगह आ जाएगा डी वी वॉल्यूम और यूनिट हो जाएगा कुलाम अपॉन मीटर क्यूब हो जाएगा। क्लियर। फिर फोर्स निकालना है तो ये रहा कुलाम फोर्स का फॉर्मूला। डी क्यू की वैल्यू क्या रखोगे, डी क्यू की वैल्यू निकालने तो इसको उधर भेज दो रो को, तो सिग्मा की जगह तो आ जाएगा रो और डी एस की जगह आ जाएगा डी वी वॉल्यूम। रो डी वी, रो डी वी। अब बताओ क्या समझाऊँ मैं आपको, ये तो हो गया कंप्लीट टॉपिक। 3 तरह के चार्ज डेंसिटी होती है, मुझे तो ये याद रखना है 3 तरह की चार्ज डेंसिटी होती है। जब चार्ज लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट हो तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, अगर सरफेस पे हो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, और अगर वॉल्यूम में हो तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ऊपर चार्ज आएगा, नीचे लेंथ, एरिया, वॉल्यूम कुछ भी आ सकता है। तो इनको मैं रफ करता हूँ। अब गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस पे आते हैं। देखो बच्चों, अब अपन गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस कर रहे हैं। हेडिंग डाल दो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, इसमें सबसे पहला एप्लीकेशन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे अपन, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज का आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करोगे, तो अपन देखो, हालांकि आप एक पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हो। क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपने निकाला था के क्यू बाई आर स्क्वायर, याद है ना। लेकिन वो आपने के क्यू बाई आर स्क्वायर निकाला था ना फॉर्मूला, वो कुलाम के लॉ के हेल्प से निकाला था, कुलाम लॉ के हेल्प से, कुलाम फोर्स के हेल्प से। आज अपन और बच्चों आज हम ये जो डेरिवेशन करने वाले हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर, जो फॉर्मूला डेराइव कर रहे हैं, गॉस थ्योरम को यूज़ करके निकाल रहे हैं। तो सेम हम यही करने वाले हैं गॉस थ्योरम को यूज़ करके, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉस थ्योरम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। ये क्यू चार्ज है, मुझे इससे आर डिस्टेंस पे, ये क्यू चार्ज है पॉइंट ओ पे पड़ा है, मुझे इससे आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पी पे, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूँगा, अब गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है तो गॉस तो कहता है कि भाई आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो पहले तो उस चार्ज को कवर करो, पैक करो उस चार्ज को। तो इस क्यू चार्ज को मुझे पैक करने के लिए मैं इसके चारों और क्लोज सरफेस बनाऊंगा, और हमेशा क्लोज सरफेस ऐसे बनाना है कि वो सिमेट्रिक हो, और सिमेट्रिक सरफेस जो है स्फेयर ही होगा। तो मैंने एक स्फेरिकल सरफेस बनाया, इसको अपन कहते हैं गॉसियन सरफेस। क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस। भाई गॉस थ्योरम तब तक नहीं लगा सकते जब तक चार्ज पैक नहीं हो, और ये फॉर्मूला डेराइव करूंगा मैं, देखना के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो मैंने इस चार्ज को पैक कर दिया और एक इमेजनरी क्लोज सरफेस बना दिया। अब मुझे ओ से आर डिस्टेंस पे पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मैं पी पे छोटा सा एरिया ले लेता हूँ, स्मॉल एरिया। ये एरिया जो है, एरिया सरफेस ऐसे है तो इसका नॉर्मल किधर होगा, इधर की तरफ। तो नॉर्मल की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, ds। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इस पॉइंट पे बाहर की तरफ होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो आउटवर्ड होगा। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में। बस इतना सा डायग्राम है। ये हमने जो अभी लास्ट लेक्चर में डेरिवेशन किया था गॉस थ्योरम का प्रूफ, वही डेरिवेशन, ठीक है ना। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q, imagine a spherical Gaussian surface of radius capital R, sorry small r, as shown in figure। ठीक है, इमेजिन कर लिया, बस ज़्यादा कुछ लैंग्वेज नहीं निकली। अब क्या गॉस थ्योरम, क्या भाई अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम
क्या होती है गॉस थ्योरम? देखो मैं एक बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ भाई। गॉस थ्योरम कहते हैं जो फ्लक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला है, ये हमेशा सबसे पहले स्टार्टिंग इसी से करनी है। इसके तो नंबर है, ये तो याद होना चाहिए हर स्टूडेंट को। मैंने ये लिख लिया, अब बस कुछ नहीं करना है, इसको फ्लक्स को हटा दो, मुझे फ्लक्स नहीं निकालना है, मैं तो इन दोनों चीज़ों को लेके चलूँगा, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पे मैं डॉट हटाऊँगा। अब सॉल्व कर रहे हैं हम, यहाँ जैसे डॉट हटाएंगे तो कॉस थीटा आएगा और थीटा कितना आएगा 0 डिग्री आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ई भी इधर ही है और डी एस भी इधर ही है, तो 0 डिग्री आएगा। और इक्वल टू सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू क्या होता है पता है आपको? सिग्मा क्यू होता है इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज पड़ा है, इसके अंदर कितना चार्ज है, क्यू ही तो है। तो सिग्मा क्यू की वैल्यू हो जाएगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतना ईजी है, मैं साइड में बता देता हूँ। ई और डी एस दोनों पैरेलल है, इसलिए थीटा कितने डिग्री हो गया? 0 डिग्री आ गया। क्लियर? अब बच्चों में ये चीज़ मेरे को रफ करनी पड़ेगी थोड़ी सी, डायग्राम मैं नहीं हटा रहा हूँ। तो अब क्या आएगा? कंटिन्यू चल रहे स्टेप्स में हो। ई डी एस कॉस 0 की वैल्यू तो 1 होती है ना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई बाहर ले लो, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है इसलिए डी एस अंदर रह जाएगा। अब आपको लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है कि डी एस होता है छोटा सा एरिया, और डी एस का इंटीग्रेशन करते हैं तो पूरा एरिया आता है, और पूरा स्फीयर का एरिया कितना होगा? इसकी रेडियस है आर। तो जब देखो भाई इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, ये डी एस छोटा सा एरिया और इंटीग्रेशन का मतलब पूरा एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और क्यू अपॉन क्या आ गया? एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? अब मैं इसको नीचे भेज देता हूँ अपॉन में, नोट करते रहना साथ साथ, इजी डेरिवेशन है, बच्चों वाला डेरिवेशन है। ई मैं इसको नीचे भेज देता हूँ, क्यू के अपॉन में कौन कौन आएगा? देखो 4 नीचे आ जाएगा, पाई भी नीचे आ जाएगा, आर स्क्वायर भी नीचे आ गया, सब नीचे आ गया भाई। और ऑलरेडी कौन पड़ा हुआ है? एप्सिलॉन नॉट। मैं एप्सिलॉन नॉट को यहाँ लिख लेता हूँ। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बच्चों? के होता है ना, के क्यू और अपॉन आर स्क्वायर। लो भाई डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। देखो ये वही फॉर्मूला है जो हमने कूलॉम लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2। और ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, इसलिए ग्राफ कैसा आएगा? फॉलिंग ग्राफ आएगा, ऐसे गिरता हुआ। बस हो गया कंप्लीट ये डेरिवेशन। कहाँ अटक रहे हो? कहीं नहीं अटक रहे हो आप, कंप्लीट हो गया। मेरे ख्याल से आपको इसमें और समझाने लायक कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके साथ मैं एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बात बता रहा हूँ कि एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन इस तरीके से आया हुआ है कि गॉस थ्योरम को यूज करके कूलॉम लॉ डेराइव करो। फाइंड कूलॉम लॉ, फाइंड कॉलम्स लॉ। यूजिंग गॉस थ्योरम, तब क्या करोगे आप? तब आप क्या करो? देखो बच्चों, मैं ये जो फर्स्ट एप्लीकेशन करवा रहा हूँ ये सिलेबस में डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, आपको नहीं दिया हुआ है। अपन हर साल करते हैं, कभी भी नहीं दिया हुआ था, पहले भी नहीं दिया हुआ था, पर करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको टॉपिक समझ में आए, गॉस थ्योरम कैसे अप्लाई करनी है, और इस तरीके के क्वेश्चन आए तो फिर ऐसे टॉपिक्स की अपन को ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ये एक ईजी एप्लीकेशन था, इसलिए मैंने करवा दिया इसको। बच्चों अगर कूलॉम लॉ निकालना जाए, कूलॉम लॉ आपको पता है ना, 2 चार्ज के बीच में फोर्स होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तब आप क्या करोगे? आप जो अभी हमने ये पूरा डेरिवेशन किया ना, हमने सेंटर पे कौन सा चार्ज रखा? Q रखा। अगर Q की जगह मान लो मैं Q1 रख के करता तो क्या होता? तो Q की जगह आप Q1 रखते और ये पूरा डेरिवेशन करते पूरा, तो आपको पता है Q जो डेरिवेशन चला रहे हैं उसमें Q की जगह क्या आ जाता? Q1 आ जाता ना, Q1 आ जाता, ये Q1 आ जाता। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता? K Q1 बाई आर स्क्वायर आता। यार ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। अगर आप सेंटर पे Q की जगह रख देते Q1 चार्ज, तो फिर क्या आता? तो आपको पता है Q1 रखते तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता K Q1 बाई आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये डेरिवेशन पूरा करना है एज इट इज़ वैसे वैसे, बस सेंटर पे Q की जगह Q1 रख देना और तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा K Q1 बाई आर स्क्वायर। फिर क्या करना है, हमें एक स्टेप और एक्स्ट्रा करना है। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ एक और चार्ज पड़ा है जिसका नाम है Q2। तो ये Q1 Q2 पे क्या करेगा? फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ। फोर्स कहाँ लगेगा भाई? बाहर की तरफ। और फोर्स बाहर की तरफ लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ होगा? बाहर की तरफ। ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो अब इस Q2 पे फोर्स कितना होगा? फोर्स ऑन Q2। तो Q2 पे फोर्स निकालना है, तो Q2 पे फोर्स निकालना और किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो फॉर्मूला होता है Q2 इंटू ई, ये तो पढ़ा हुआ है। कोई भी Q चार्ज को E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो कितना फोर्स होगा? Q इंटू ई। तो Q2 चार्ज पे कितना फोर्स होगा? Q2 इंटू ई। ई की वैल्यू रख दो बस, Q2, और E की वैल्यू क्या है? K Q1 अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों ये आंसर आ गया आपके K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बस ये देखो कूलॉम फोर्स आ गया।
तो आप इसको है ना उस वो वाले डेरिवेशन उसी में मत कर लेना, यूनिक क्यू की जगह Q1 लिख लो आप, नहीं, अलग से नोट डालो या फिर क्वेश्चन बना के लिखो ये, और फिर पूरा डेरिवेशन वापस करो एक बार और उसमें ये 2 स्टेप्स और एक्स्ट्रा चढ़ा दो आप। क्लियर? ये अपने पूरा काम हो गया भाई कंप्लीट। अब अपन गॉस थ्योरम का नेक्स्ट एप्लीकेशन कर रहे हैं, ये डायरेक्ट सिलेबस में दिया और बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। ये जो एप्लीकेशंस अपन पढ़ रहे हैं इनमें से जनरली एक एप्लीकेशन गॉस थ्योरम का हर साल आ जाता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू infinitely long linear charged wire, linear charged wire कह देंगे या फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह दो या लीनियर चार्ज वायर, इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और बच्चों ये टॉपिक ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है थियोरेटिकली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? हमको निकालना है तो थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लेते हैं। लेट वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग, लैंग्वेज लिखनी जरूरी है भाई, थोड़ी सी लैंग्वेज लिखो लेकिन लिखो जरूर आप। इन्फिनिटली लॉन्ग, सीधा यूनिक डेरिवेशन करना स्टार्ट कर दो। थोड़ा एग्जामिनर को भी लगता है यार इतने छोटे में नंबर कैसे दूं। इन्फिनिटली लॉन्ग लीनियर चार्ज्ड वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा, लीनियर है तो लैम्बडा ही आएगी। एट डिस्टेंस कहाँ पे निकालना भाई? आर डिस्टेंस पे, एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, एट पी पॉइंट पे निकालना है। क्लियर? बस इतनी सी लैंग्वेज लिखनी थी हमें, ज़्यादा कुछ नहीं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें देखो हम 2 स्टेप में करेंगे। हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डायरेक्शन। तो एक छोटा सा डायग्राम बना रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो आपको एक छोटा सा डायग्राम बना रहे हैं अपन। देखो ये एक वायर है, अभी इन्फिनिटली लॉन्ग है, लंबा चलता जा रहा है इधर से और इधर से, दोनों तरफ से ऊपर है और इस पर चार्ज पड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसकी डेंसिटी है लैम्बडा। और मुझे इस वायर से आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। पहले डायग्राम पूरा होने दो फिर बनाना। अब बच्चों पूरा वायर है, ऊपर भी चलता जा रहा है नीचे भी चलता जा रहा है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या किधर होगी? पहले डायरेक्शन तो निकालनी पड़ेगी मुझे। तो डायरेक्शन निकालने के लिए मैं ऊपर एक छोटी सी लेंथ ले रहा हूँ dl। क्लियर? और इतनी डिस्टेंस पे एक नीचे भी लेंथ ले रहा हूँ dl, बराबर डिस्टेंस पे 2 लेंथ ली dl एट इक्वल डिस्टेंस। अब इस dl डिस्टेंस में जितना भी चार्ज पड़ा होगा उसकी वजह से P पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है? आपको पता है किसी चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? तो कोई भी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जॉइनिंग लाइन के अलॉन्ग पॉजिटिव की वजह से जो होता है वो बाहर की तरफ होता है। पहले देखो डायग्राम। तो इस चार्ज की वजह से जो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा DE वेक्टर, वो कहाँ होगा? वो इधर की तरफ होगा बाहर। और इस चार्ज की वजह से कहाँ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? इधर की तरफ होगा DE। तो बच्चों ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है तो इनको मुझे टुकड़ों में तोड़ना चाहिए। तो ये एंगल अगर मैं थीटा ले लूँ तो इधर DE का इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा? DE cos थीटा। और दूसरा कंपोनेंट किधर आएगा? एक कंपोनेंट इधर होता है दूसरा उधर होता है, ये तो पता होना चाहिए, बेसिक सी बातें हैं। तो DE का इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा DE sin थीटा। जिधर थीटा आएगा उधर तो आएगा cos और दूसरी तरफ आएगा sin। ऐसे कैसे? DE इस DE के भी टुकड़े करेंगे तो इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा? DE cos थीटा और ये क्या होगा? DE sin थीटा। अब आप देख ही रहे हो कि ये दोनों साइन तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो खाली कौन से कंपोनेंट रह जाएंगे? कॉस वाले रह जाएंगे। और इनकी डायरेक्शन किधर है? इधर की तरफ है, इधर। ये वायर है, वायर के परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों एलिमेंट का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वायर के परपेंडिकुलर, वायर ऐसे खड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वायर के परपेंडिकुलर है। अच्छा अगर मैं और एलिमेंट लूँ, 2, एक एलिमेंट यहाँ ले लूँ और एक यहाँ ले लूँ, बराबर डिस्टेंस पे 2, तो उनका दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगा? इधर होगा। यानी इस पूरे वायर को मैं 2 पेयर में डिवाइड कर दूँ, आधे पेयर ऊपर आधे पेयर नीचे, तो हर पेयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उनका रिजल्टेंट जो आएगा वो इधर आएगा, वायर के परपेंडिकुलर। तो कुल मिला के मुझे पता चल गया पूरे वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड वायर के परपेंडिकुलर होगा। यार इतनी ईजी बात है यार, P पॉइंट पे निकाला हमने। यार ये दिमाग में बैठा दो ना, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका इधर था, इसका इधर था, कंपोनेंट में तोड़ा तो रिजल्टेंट इधर आया। तो पूरे वायर को अगर मैं टुकड़े एक और जैसे ऊपर पेयर ले लूँ, यहाँ पे भी एक पेयर ले लूँ, तो उन दोनों का भी किधर आएगा? तो एक का इधर होगा, एक का इधर होगा, कंपोनेंट करूँगा तो इधर आएगा।
तो इसका मतलब पूरे वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड वायर के परपेंडिकुलर होगा। वायर ऐसे खड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसे होगा, कहीं पर भी ऊपर कहीं पर भी चले जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसे वायर के परपेंडिकुलर। ये वायर खड़ा है, इसको चार्ज दिया हुआ आपने, कहीं पर भी, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो उधर होगा, दूर होगा, वायर से दूर और परपेंडिकुलर। मैं इधर खड़ा हूँ तो इधर होगा, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो यहाँ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं यहाँ नीचे खड़ा हूँ यहाँ, तो भी वायर तो इन्फाइनाइट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। मैं इधर खड़ा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, वायर के परपेंडिकुलर होगा। ये बात क्लियर हो गई ना? तो ये हम एक लाइन लिख लेते हैं फिर। Here the direction of electric field will be perpendicular to the linear charged wire। छोटी सी लैंग्वेज लिखनी थी, लिख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। तो अब नीचे हेडिंग लगा देना मैग्नीट्यूड, और ये मैं पूरा रफ कर रहा हूँ। मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ये मेन चीज है। तो अब आप थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लें। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, imagine a cylindrical Gaussian surface, cylindrical Gaussian surface as shown in figure around the wire। वायर, ठीक है भाई। आर लेंथ का सिलेंडर है, मैं लेंथ वेंथ के बारे में बता नहीं रहा हूँ यहाँ पे, बाकी एज शोन इन फिगर लिख लें, इसका मतलब सब कुछ फिगर में हम मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। नाउ कंसीडर ऑन 3 स्मॉल एरिया एलिमेंट्स यहाँ मैं डायग्राम बनाऊंगा, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ DS1, DS2 एंड DS3 ऑन सिलेंडर एज शोन इन फिगर। ये भी शोन इन फिगर लिख लेता हूँ, फिगर में दिखा दूंगा मैं, ठीक है। बस ज़्यादा लैंग्वेज हमें नहीं लिखनी है, टाइम नहीं है हमारे पास इतना। अब बच्चों देखो, ये वायर है, इस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और ये कोई छोटा मोटा वायर नहीं है, इन्फाइनाइट तक चलता जा रहा है। मुझे इसके चार, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आर डिस्टेंस पे। तो पहले गॉस थ्योरम लगानी है, तो गॉस थ्योरम कहते हैं भाई पहले आप इसको चार्ज को पैक तो करो, सराउंड तो करो। तो वायर को पैक करना है, वायर को तो यू स्पेयर तो बना नहीं सकते, स्पेयर बनाओगे तो कैसे पैक होगा। तो एक वायर है बच्चों, तो वायर को पैक करना है तो उसके चारों, और अगर गॉसियन सरफेस बनाऊंगा तो शेप कैसा आएगा, सिलेंडर ही तो आएगा, तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनेगा। तो ये देखो मैंने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना दिया इस वायर के चारों ओर। वायर तो बहुत लंबा है, लेकिन मैंने एल लेंथ का गॉसियन सरफेस बना दिया है, ये एल लेंथ का गॉसियन सरफेस, क्लियर। अब इसकी वायर की डेंसिटी है लैम्बडा, ये सेंटर ओ है, मुझे आर डिस्टेंस पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्लियर। अब बच्चों देखो, अब बच्चों जो मेन बात मैं एक्सप्लेन कर रहा था वो ये है, देखो सिलेंडर के ऊपर है ना, देखो जनरली स्पेयर पे तो क्या होता है, एक छोटा सा एरिया ds लेते हैं और काम चल जाता है, इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा सरफेस आ जाता है। लेकिन सिलेंडर में ऐसा नहीं होता है। सिलेंडर में क्या होता है कि आपको 3 एरिया लेने पड़ता है सिलेंडर में, ये बात याद रखो। क्यों लेंगे? क्योंकि एक एरिया तो मुझे कर्व सरफेस पे लेना पड़ेगा। ये सिलेंडर 3 सरफेस से मिलकर बनता है।
एक तो ये कर्व वाला है, एक ऊपर वाला सर्कल है और एक नीचे वाला सर्कल है। 3 सरफेस होते हैं तब जाके सिलेंडर पैक होता है। आपने सिलेंडर का सरफेस एरिया पढ़ा होगा 10th के अंदर या 9th के अंदर के सिलेंडर का एक कर्व सरफेस का एरिया होता है 2πr/h और फिर 2 सर्कल होते हैं, ऊपर वाला πr² और नीचे वाला πr²। ये मिलकर के पूरा कंप्लीट सिलेंडर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला आता है। तो कहने का मतलब है सिलेंडर में 3 सरफेस होते हैं, इसलिए 3 एरिया लेने हैं। पहले मैं एक ले रहा हूँ, इस पे DS1 कहेंगे। अब ये कैसे खड़ा है, ये ऐसे खड़ा है, तो इसका नॉर्मल किधर होगा, इधर की तरफ DS1। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा भाई, इस पॉइंट पे। तो ये तो मैं अभी आपको नोट करा चुका हूँ कि वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड वायर के परपेंडिकुलर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही होगा। और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो खाली कर्व एरिया आएगा, कर्व एरिया। एक मैं यहाँ पे लूँगा, इसके ऊपर, सर्कल के ऊपर। ये कैसा सर्कुलर फेस है, ये ऐसे पड़ा है, ऐसे सिलेंडर है, समझ रहे हो ना यार आप। तो सिलेंडर ये ऐसे सिलेंडर है, ऊपर एक सर्कल नीचे एक सर्कल, तो ऊपर वाला फेस ऐसे पड़ा है, तो इसका नॉर्मल कहाँ होगा, ऊपर की तरफ DS2 ऊपर। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिक्स है कि वायर ऐसे है तो वायर के परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। और इधर बच्चों को इंसिडेंसली थीटा 90 होगा और वहाँ पे थीटा 0 डिग्री था। यहाँ पे छोटा सा एरिया लोगे तो इसका मुंह कहाँ होगा भाई, इसका नॉर्मल नीचे DS3, बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही होगा हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे भी थीटा कितना है, 90 डिग्री। अब हमारा काम बिल्कुल इजी है। अब अपन सीधी गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, ये गॉसियन सरफेस है भाई सिलेंडर। ये कौन सा सरफेस है, गॉसियन सरफेस। तो क्या है गॉस थ्योरम, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल E.ds सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब बच्चों देखो, ये तो मेन स्टेप, इसको तो हर बार अपन इक्वेशन नंबर 1 देंगे। अब मैं इसको है ना टुकड़ों में तोड़ रहा हूँ, तो इसको टुकड़ों में तोड़ना है क्योंकि ये पूरा क्लोज सरफेस 3 छोटे छोटे सरफेस से मिलकर बना है। तो मैं अब फ्लक्स को तो भूल जाओ, इसकी जरूरत नहीं, इसको 3 टुकड़ों में तोड़ रहा हूँ। देखना क्लोज, ये जो इंटीग्रेशन है इसको 3 टुकड़ों में तोड़ रहा हूँ। E.ds1 पहला, फिर इंटीग्रेशन E.ds2 और इंटीग्रेशन E.ds3 और सामने क्या लिखा हुआ है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब इसके ऊपर सर्कल मत लगा देना, ये गोला मत बना देना, ये तीनों मिलकर के क्लोज था, क्लोज इंटीग्रल। लेकिन अब मैंने 3 ओपन सरफेस में तोड़ दिया इसको। ये तो कौन सा है, ये कर्व्ड है, यहाँ छोटा सा पास में लिख लो कर्व्ड। ये कौन सा सरफेस है, अपर फेस। और ये कौन सा है, ये वाला, ये लोअर फेस पे, लोअर फेस। बस लिख लो एक बार, बार बार नहीं लिखेंगे हम। तो मैंने इसको 3 टुकड़ों में तोड़ दिया। सबके लिए एक एक के लिए मैं अगर बात करूं, हियर एक एक सरफेस के लिए बात करें। E और DS1 की बात करूं मैं, तो E और DS1 दोनों पैरेलल है। देख लो, E और DS1 दोनों पैरेलल है, इसलिए थीटा इसके लिए तो होगा 0 डिग्री। कितना होगा, 0। और E और DS2 परपेंडिकुलर है। डायग्राम देखो आप, ये देखो E और DS2 परपेंडिकुलर है, तो थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। और तीसरा वाला DS3, E और DS3 भी क्या है, परपेंडिकुलर है, इसलिए इसके लिए भी थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। और बच्चों आपको पता है cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0 और cos 90 क्या होता है, 0। तो हम ये वैल्यू रखना है इसमें, किसमें रखनी है भाई, इसमें। ये आगे चल रहा है कंटिन्यू। इसके नीचे आपको ये लिखना है, फिर इसमें वैल्यू पुटअप कर दो, पुटिंग 100 लगा देते हैं। तो बच्चों ये पहला वाला इंटीग्रेशन है, डॉट हटाएंगे, E.ds1 तो cos 0 आएगा। इसमें डॉट हटाऊंगा मैं, E.ds2 तो cos क्या आएगा, 90। और इसमें डॉट हटाओगे तो क्या आएगा, cos 90। और सामने वाले को छेड़ो ही मत, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंबल सही लिखना ताकि याद करो तो पता चले मैं क्या लिख रहा हूँ, नहीं तो फिर लिखोगे कुछ उल्टा, सिग्मा की जगह कुछ और लिख लोगे और फिर याद भी वैसे ही करोगे ना, एग्जाम में वैसे ही लिखोगे। अपना माइंड यूज़ करके लिखा करो। cos 0 की वैल्यू 1 होगी, इसलिए ये तो E.ds1 हो गया, cos 0 1 हो गया। और ये 90 0 होता है, ये भी 90 0 होता है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बहुत जल्दी पहुँचने वाले पड़ाव पे आ गए अपन। एक लास्ट एप्लीकेशन और रहेगा, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा ये। बच्चों देखो, अब मैं E को बाहर ले लेता हूँ। अब यहाँ पे अपना मेन काम शुरू हो गया और अंदर क्या रह जाएगा, DS1 और ये सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मैं वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ।
DS1 क्या है, देखो DS1 ये छोटा सा पार्ट है और इंटीग्रेशन करोगे, ये DS1 किसके ऊपर है, कर्व सरफेस पे, ये कर्व है, और इंटीग्रेशन करोगे सिलेंडर का कर्व एरिया आएगा। कर्व एरिया सिलेंडर का होता है 2πr/h, h की जगह मैंने हाइट कितनी ले ली l, तो ये DS1 इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 2πr/l आ जाएगा सिलेंडर का एरिया, कर्व एरिया। ये तो कर्व ही तो है। फिर सिग्मा क्यू क्या है, सिग्मा क्यू इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है अंदर। तो देखो बच्चों ये लैम्बडा क्या होता है, लैम्बडा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी लेंथ पर यूनिट, सॉरी चार्ज पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, यूनिट का मतलब हो गया 1 मीटर में, 1 मीटर में कितना चार्ज है ये लैम्बडा बताता है। डेंसिटी का काम यही है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लेंथ पर यूनिट मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो 1 मीटर लेंथ में कितना चार्ज है लैम्बडा, तो हमारे तो ये पूरी लेंथ कितनी L लेंथ है, तो L लेंथ में कितना चार्ज होगा, लैम्बडा इंटू L मल्टीप्लाई करना है। तो सिग्मा क्यू की जगह मैं लिख रहा हूँ लैम्बडा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, साइड में बता भी दोगे, हमने सिग्मा क्यू की जगह लैम्बडा इंटू L रखा है, क्लियर। और ये L से एक L क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ गया, इसको नीचे भेज दो बस, 2 स्टेप और है। लैम्बडा मैं इसको 2 पाई और r को भी नीचे भेज देता हूँ भाई, और ये एप्सिलॉन नॉट पड़ा है, क्लियर। ये आंसर आ गया है आपका। इसको इक्वेशन नंबर कुछ दे दो भाई, क्या पता कितने दिए यार, मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा है, 1 2 3 दिया होगा शायद, 4 दे देना, जो भी दिया है मुझे नहीं पता, क्लियर। अब देखो ये तो आ गया, अगर इसको आप चाहो तो मॉडिफाई भी करके लिख सकते हो। आप कैसे लिख सकते हो, अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये लो, यही लिखता हूँ यार, ये 2 लैम्बडा है ना, 2 लैम्बडा और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ऐसा करते ही फिर क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, अरे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, k होता है ना, तो ये ज़्यादा याद रखो, ये फॉर्मूला ज़्यादा काम का है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k लिख लो लैम्बडा अपॉन r, बस कंप्लीट हो गया भाई। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो r कैप लगा देना, r कैप। और फाइनली हम देख रहे हैं ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r के, इसलिए ग्राफ कैसा आएगा, गिरता हुआ। और ई और 1/r में ग्राफ बनाना है तो ऊपर की तरफ आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। अच्छा ये पॉजिटिव चार्ज था अभी, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो नीचे भी ग्राफ बना देना, स्ट्रेट लाइन, वो सब बताए हुए हैं कूलॉम फोर्स और उसके अंदर। और इसमें अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये ग्राफ नीचे की तरफ ऐसे गिरता हुआ ग्राफ आएगा, हाइपरबोलिक, ठीक है। कुल मिला के कंप्लीट हो गया। लैम्बडा पॉजिटिव होता है ग्रेटर देन 0, तब तो ये ऊपर ग्राफ मैंने ग्रेटर देन 0 के लिए बनाए हैं, नेगेटिव होंगे तो नीचे ग्राफ आ जाएंगे। ये बच्चों एक पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। और इसको है ना, इसकी वजह से अपन को फोर्स निकालना और भी कॉन्सेप्ट होते हैं, पर देख लेंगे, एक लास्ट लेक्चर बचेगा तो उसके अंदर अपन करेंगे। डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज वायर। इसके बाद अगला एप्लीकेशन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन शीट, वो अपन करेंगे और वो लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। थैंक यू।